हेलो दोस्तों, YouTube के इस कॉर्नर में आपका वापस एक और बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बिल गेट्स ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बड़ा और उनसे ज्यादा सोचने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। वॉरेन बफेट, जिसे दुनिया का ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, वो उन्हें अपना आर्किटेक्ट मानते थे। वो कहते थे, मैं तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर हूं जो दीवार खड़ी करता है, लेकिन उस पूरी इमारत का नक्शा, उसकी नींव, उसमें लगने वाली ईंट, उसके डिजाइन, वो सारी चीजें चार्ली मंगर ने बनाई है। ये कहानी है उस इंसान की जिसे अपनी जिंदगी में एक ऐसे तूफान देखना पड़ा था इन द इनिशियल स्टेजेस जो एक साधारण इंसान को तोड़ मरोड़ के रख सकती है। एक ऐसा वक्त था जब उनकी उम्र सिर्फ 31 ईयर्स की थी, 31 साल के थे वो। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका 9 साल का एक बेटा था। उनकी आंखों के सामने ल्यूकेमिया से उसने दम तोड़ दिया था। उनकी एक आंख की रोशनी बॉच्ड सर्जरी में चले गई थी। एक सर्जरी कराई थी उन्होंने आंखों की, तब उनकी आंखों की रोशनी चले गई थी एक आंख की, और वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से उस समय पे कंगाल हो चुके थे। जस्ट इमेजिन, सारे डिजास्टर्स एक ही टाइम पे। और उस अंधेरे से उठकर, उस राख से पैदा होकर, उस इंसान ने बनाए $2.6 बिलियन की संपत्ति। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये चार्ली मंगर की असली और रियल मोटिवेशनल दास्तां है, जो कि अगर आप इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, या लाइफ के एकदम निचले पड़ाव पे भी हो, तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है ये आपको एक इंस्पिरेशन दे। ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबी होगी, और मेरी आपसे वादा है कि अगर आप इसे पूरी तरीके से देखते हैं तो आपको चार्ली मंगर के बारे में कुछ और कहीं पर देखने या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली वीडियो विच यू विल नीड। इसलिए आगे आप एनग्रॉस हो जाए उससे पहले लाइक दबा दीजिए, कमेंट्स में CS लिख दीजिएगा अगर आपको इस तरह के केस स्टडीज़ पसंद है, और इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स वाले प्लेलिस्ट में ऐसे और वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा साइड हो जाइए, फोकस जमा लीजिए, क्योंकि ये कहानी है एक जहां पर आपको ट्रेजेडी दिखेगी, जहां पर आपको विजय दिखेगी, ट्रायम्फ दिखेगा, पैसा ढेर सारा दिखेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा विजडम मिलेगा। ये कहानी है चार्ली मंगर की। तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत एक साधारण सी जगह से ही होती है। चार्ली मंगर की कहानी शुरू हुई थी 1 जनवरी 1924 को, 1 जनवरी 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में। अमेरिका के एक आम सा शहर है, बिल्कुल इंडिया के, अगर आप कह लो अहमदाबाद हो गया या भोपाल जैसा। परिवार छोटा सा, कम्युनिटी आपकी दुनिया होती है, इतना छोटा सा वहाँ पर माहौल रहता था, इतनी छोटी सी। अब आपको बता दूं, उनके पिताजी एल्फर्ड मंगर एक वकील थे, और उनकी माँ फ्लोरेंस एक पढ़ी लिखी परिवार से आती थी। बचपन से ही चार्ली के अंदर ज्ञान की एक ऐसी भूख जगी थी जिसको मिटा पाना काफ़ी मुश्किल था। उनके दादाजी जो थे, थॉमस चार्ल्स मंगर, एक फेडरल जज थे। तो आज समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन, लॉजिक और पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं इनके परिवार में माहौल रहा था और उनके खून में था। लेकिन ये वो समय था, आप ये भी समझिए, वो समय था जब अमेरिका द ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड थी वो डूब चुकी थी, अनलिस्टेड कंपनीज की और हालत खराब थी, लोग बेरोजगार हो चुके थे। चार्ली ने बचपन से ही पैसे की कीमत को इसलिए समझना शुरू कर दिया था। एक टीनेजर के तौर पर वो बफेट्स एंड सन नाम की एक ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे। आयरॉनिकली ये दुकान वॉरेन बफेट सर के दादाजी की थी, ठीक है, जहाँ पर चार्ली मंगर काम करते थे। वहाँ चार्ली को 12 घंटे की शिफ्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ $2 मिलते थे। $2 कितने होते हैं अगर आज के हिसाब से भी देखे जाए? 180-100 रुपये, 200 के आसपास। ये मेहनत, ये संघर्ष उनके मन में बचपन से ही बस चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इंडियन मिडिल क्लास परिवारों में हर एक रुपए को सोच समझ कर खर्च किया जाता है और इसी की सीख दी जाती है। लेकिन चार्ली मंगर सिर्फ मेहनत नहीं करते थे, वो सीख भी रहे थे साथ में साथ। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह था। वो हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी की किताब हाथ जैसे ही लगती थी उनको पढ़ने लग जाते थे। ये वो मेंटल मॉडल्स बनाने की नींव रख रहे थे इस समय पे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। उनकी सोच किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहती थी, वो हर चीज़ को जोड़ कर देखते थे। वो
जो बोलते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, केवल एक नॉलेज पे स्पेशलाइज्ड हो गए तो एआई जैसी चीज़ आएगी आपको उड़ा के ले जाएगी। वैसे ही जनरलिस्ट थे, वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। 17 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मैथमेटिक्स पढ़ने गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। 1943 में चार्ली को यूएस आर्मी एयरफोर्स में भर्ती होना पड़ा था। उनके एक्सेप्शनल आईक्यू को देखते हुए उन्हें एक हाई स्टेक्स का रोल दिया गया, और वो क्या था? मेटेरोलॉजिस्ट। ये मैं शायद मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, थोड़ा स्पेल गलत करता हूँ भाई, देसी हूँ तो थोड़ा सा आप मान के चलिए। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी जहां वो फिजिक्स के अधिकतर प्रिंसिपल सीख रहे थे। उनका काम था एलाइड पायलट्स के लिए मौसम का अनुमान लगाना। एक गलत प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता था? जानलेवा हादसा हो सकता था। इस काम से उन्होंने क्या सीखा? उनको ये सीखने मिला कि कैसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वॉर के बाद चार्ली का एम्बिशन आसमान छू रहा। जी हाँ, उनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और सीधा हार्वर्ड लॉ स्कूल में अप्लाई कर दिया था। पहले तो उन्हें ऑब्वियस सी बातें रिजेक्ट करेंगे कि भाई साहब आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे अप्लाई कर सकते। लेकिन एक फैमिली कनेक्शन, हार्वर्ड के एक पुराने डीन की सिफारिश पर उन्हें यहाँ पर एडमिशन मिल गई। ये एक सबक है परसिस्टेंस की, जिद की, और सही कनेक्शंस आपके लिए वो दरवाजे भी खोल सकते हैं जो बंद हुए लगते हैं आपको। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और अगर आपकी हिम्मत ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल मिलेगी। 1948 में वो हार्वर्ड में वहाँ पर लॉ करने के बाद वहाँ से ग्रेजुएट हुए, यानी कहीं ना कहीं वहाँ के टॉप स्टूडेंट्स में से उनकी गिनती होती थी। उन्होंने कैलिफोर्निया में एक लॉ फर्म ज्वाइन की जहां उनकी सालाना तनख्वाह हो गई थी $3,300। ये थी उस इंसान की शुरुआत जिसने आगे चलकर कई बिलियन डॉलर्स बनाए। बिल्कुल धीरू भाई अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स की तरह, जिन्होंने छोटी शुरुआत से बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कर दिए। और इस प्रकार से अब इनकी पूरी कहानी का एक नया पड़ाव शुरू होगा। किस प्रकार से ये वॉरेन बफेट सर को मिले, किस तरह से इनकी क्लाइमेक्स आया, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए। बाय द वे, हमारे ज्वाइन बटन जो आपको सब्सक्राइब बटन के साइड में दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग भी अपने फाइनेंशियल जर्नी की तरफ कदम उठाकर शुरू कर सकते हैं, जिसको हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। और हाल फिलहाल में यहाँ पर म्यूचुअल फंड का मास्टर क्लास जल्द आने वाला है। ये मास्टर क्लास आपने देख लिया, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, कहानी पे आते हैं। शुरुआत साधारण थी, लेकिन नींव बेहद मजबूत थी। मेहनत, क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन की नींव ऑलरेडी रख चुके थे, लेकिन चार्ली मंगर को ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इस मजबूत नींव पे केवल नहीं टिकने वाली, वो इम्तिहान लेने वाली है। ज़िंदगी सबका इम्तिहान लेती है दोस्तों, जितने लोगों पर पहुँचे सबके। और इसी के साथ डार्क साइड आता है। सबसे कठिन जो इम्तिहान होते हैं, अक्सर हम सक्सेसफुल लोगों की चमक धमक देखते हैं, उनके प्राइवेट जेट्स देखते हैं, उनके महंगे घर देखते हैं, उनके नेटवर्क देखते हैं, लेकिन हम उस अंधेरे के बारे में बात ही नहीं करते जिनके थ्रू वो गुजर चुके हैं और जिसके कारण वो आज इस मुकाम पे पहुंचे। चार्ली मंगर की ज़िंदगी का अगले चैप्टर इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि वो आपको अंदर तक हिला देगा। साल था 1953। चार्ली 29 ईयर्स के थे। उनकी 8 साल पुरानी शादी नैन्सी हगिन्स से टूट गई, तो पहला बीवी चले गई। आज के ज़माने में डाइवोर्स आम बात हो सकती है, लेकिन हम बात करें 1950s के कंजर्वेटिव अमेरिका में ये एक सोशल स्टिग्मा था। डाइवोर्स ने उन्हें सिर्फ इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी तोड़ दिया था। उन्हें अपना घर, अपना सेविंग्स, सब कुछ खोना पड़ा। वो कहते हैं कि उस वक्त उनके पास केवल और केवल $30,000 के एसेट्स थे और वो $20,000 के कर्जे में थे। वो एक बार से फिर जीरो हो गए थे, मतलब नौकरी लग गई, सब कुछ लग गई, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स हुआ उनका सारा पैसा चले गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान अभी भी आना बाकी है। डाइवोर्स के कुछ ही समय बाद उनके 9 साल के बेटे, जिनका नाम था टेडी, उसको ल्यूकेमिया हो गया, यानी ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। उस दौर में हम 1950s की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, रिसर्चर्स इतने बढ़िया है, हॉस्पिटल्स इतने बढ़िया है। उस दौर में ल्यूकेमिया से मौत का फरमान क्लियर कट एक गारंटी होता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। चार्ली ने अपने बचे कुचे सारे पैसे और दोस्तों से उधार लेकर टेडी के इलाज में लगा दिए, तो भी बचाने के लिए। आप इमेजिन कीजिए उस बाप का दर्द। वो दिन मैं लॉ का प्रैक्टिस करता और शाम को हॉस्पिटल में अपने बेटे के पास बैठता, उस दर्द से तड़पता हुआ उसको देखता और मेरा दिल घबराता। ऐसा चार्ली मंगर ने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा, मैं हॉस्पिटल में उसके पास जाता, उसका हाथ पकड़ता और फिर वहाँ से निकलकर सड़कों पर घंटों तक रोया करता था।
18 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1955 आया। 1955 में दुर्भाग्यवश टेडी ने दम तोड़ दिया। 31 ईयर्स की उम्र में चार्ली मंगर ने सब कुछ खो दिया था, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका घर, उनका पैसा। ये एक ऐसी डबल ब्लो लग चुकी थी उनको, जो उनको टेक्निकली एक जिंदा लाश बना चुकी थी। उनके दोस्तों ने बताया कि वो टूटे हुए पोनाटिक में घूमते थे, ये पोंटियाक बोलते हैं, पोनाटिक या पोंटियाक बोलते हैं, घूमते थे। उनके रहने की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, इतनी कि उस दौरान उनकी एक आंख में कैटरैक्ट हुआ, ऑपरेशन फेल हो गया और उनकी लेफ्ट आई की रोशनी हमेशा के लिए चले गई। उस आंख में इतना दर्द होता था कि आखिरकार डॉक्टर्स को वो आंख ही निकालनी पड़ गई और एक कांच की आंख उसकी जगह पे लगानी पड़ी। एक इंसान जो किताबों का दीवाना था, जिसके लिए पढ़ना सांस लेने जैसा था, उसके लिए अंधा होना का डर ऑलमोस्ट एक तरीके से जैसे सलापों के पीछे आपको छोड़ दिया, जेल में डाल दिया। याद रखिए, सीखना अभी भी उन्होंने कम नहीं किया, उन्होंने ब्रेल सीखना शुरू किया। ब्रेल क्या होता है? जो बेचारे अंधे लोग होते हैं, जो गिफ्टेड होते हैं, उनके पढ़ने के लिए लिपि होती है। किस्मत उन पर एक और बार वार कर रही थी, लेकिन यहीं पर चार्ली मंगर ने वो किया जो उनको महान बनाता है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सेल्फ पिटी नहीं किया, उन्होंने खुद पे तरस खाना छोड़ दिया। उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी को अपना जिंदगी बनाया और उतारा। उन्होंने कहा एनवी का अर्थ होता है जलन, रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा, रिवेंज मतलब बदला, और सेल्फ पिटी खुद का तरस। ये सोचने से ये सारी चीजें खतरनाक हो जाती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी इस ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी आप पर हमेशा वार करती रहेगी, अनफेयर करती रहेगी आपके साथ। जिंदगी किसी की भी फेयर नहीं होती है, लेकिन आपका काम रोना नहीं होता है। आपका काम है उस वार को सहना जो जिंदगी आपको दे रही है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। याद रखिए, जो कहते हैं इनको, इसी शब्द को हम कहते हैं रेजिलियंस, इंग्लिश में रेजिलियंस मिलते हैं, और इस रेजिलियंस का उनको फल मिला। 1956 में उन्होंने नैन्सी बेरी से शादी की, जो उनकी जिंदगी में एक स्थिरता का स्तंभ बन के आई। उनकी ये शादी 67 ईयर्स तक चली। उन्होंने मिलकर 8 बच्चे का ब्लेंडेड फैमिली पाला। इन्हों थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन चार्ली ने साबित कर दिया कि अंधेरी रात के बाद भी एक नया सुबह ज़रूर आता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप अंधेरे में हार मानकर बैठ जाते हैं, या तो फिर चार्ली मंगर अगर किसी क्यूबिकल में जाके अपने आप को बंद करके बैठ जाते, तो वो कभी भी इन सारी चीज़ों से निकल के नहीं आ पाते। बट देखिए, आगे चल के वो एक इन्वेस्टर भी बने, एक फिलोसोफर भी बने, एक लेजेंड भी बने। मैं एक एक करके उनका पर्सनल लाइफ से सारी चीज़ें आपको डिकोड करके दे रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दौर से जब वो निकलने के बाद चार्ली मंगर ने क्या किया? चार्ली मंगर ने अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोफेशनल करियर में लगा दी। उनकी चढ़ाई का सफ़र किसी भी इंडियन ड्रीमर के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। उन्होंने लॉस एंजलिस में वकालत करना जारी रखा। 1960s तक वो साल का $20,000 से $30,000 कमाने लग गए, जो उस ज़माने में एक अच्छी खासी रकम थी। लेकिन उनकी भूख इससे कहीं ज़्यादा थी। वो समझ गए थे कि वकालत में आप तब तक ही पैसा कमा सकते हैं जब तक आप काम करते रहते हैं। ये स्केल्स पुअरली, यानी इसमें आपकी इनकम एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकती, स्केलेबिलिटी का इशू होता है। उन्होंने अपने पिताजी के साथ सलाह मानी और काम पर कंसंट्रेट करो, पैसे पर नहीं। उन्होंने वकालत के साथ साथ इसलिए नया आइडिया सोचा और रियल एस्टेट में हाथ अपना आजमाना शुरू कर दिया। 1961 में उन्होंने मंगर टोल्स एंड ऑल्सन नाम की अपनी लॉ फर्म शुरू करी, जो आज भी अमेरिका की सबसे प्रेस्टिजियस फर्म्स में से एक है। लेकिन वकालत अब उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। उनका असली जीनियस, उनकी असली मंजिल इन्वेस्टिंग थी। उनका पहला $1 मिलियन रियल एस्टेट जो कहीं ना कहीं आया, वो उनको इतना पैसा दे गया कि वो अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते थे। मतलब अपने रियल एस्टेट डील से करीब करीब $1 मिलियन बना चुके। अब 1962 में उन्होंने एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग ली थी, जो करीब करीब $1,50,000 में उन्होंने खरीदी थी। उसे रेनोवेट किया, उसको तैयार किया और उसके बाद मुनाफे में उसको बेच दिया। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को 5 बार दोहराया और यही करते करते रियल एस्टेट से लगभग $1.4 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ उन्होंने सीखा कि वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, लेकिन उनका दिल स्टॉक मार्केट में था। 1962 की बात है, जब उन्होंने जैक व्हीलर के साथ मिलकर व्हीलर मंगर एंड कंपनी नाम की एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। अब शुरू हुआ असली खेल।
1962 से 75 तक 14 ईयर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 13-14 ईयर्स के बीच में मंगर भाई साहब के फंड ने 19.8% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया। इसको पर्सपेक्टिव में डालिए, उसी दौरान अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स द डाउ सिर्फ 5% का रिटर्न दे रहा था। अब आप कंपेयर करो, ये परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि इसने पीटर लिंच जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को भी रिलेटिव टर्म्स में पीछे छोड़ दिया था उस समय में। उन्होंने ये किया कैसे? उनका स्टाइल था कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग। वो 100 अलग अलग स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं लगाते थे, वो कुछ ही गिने चुने वंडरफुल बिजनेसेस को पहचानते थे और उसमें बेट बिग करते थे, बड़ा पैसा लगाते थे। वो पोकर के उस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, जब आपके पास जीतने का बड़ा एज हो तो डर डर कर नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसा आपको लगाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पोकर के लेसन को पढ़ते बहुत रहते थे ना चार्ली भाई, तो वो पोकर के लेसन को कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा रहे थे। बाय द वे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनकी कहानी में सेंसेशनल ड्रामा यहाँ भी था। 1973 और 74 के स्टॉक मार्केट क्रैश में मंगर भाई के पोर्टफोलियो 53% तक गिर गया। उनके सारे गेन्स मिट गए थे। उन्होंने बाद में एडमिट किया, मैं अपनी आखिरी $1 लाख पर आ चुका था, बिल्कुल 1992 के हर्षद मेहता स्कैम क्रैश की तरह, जहां कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी गंवा दी थी। लेकिन मंगर ने इस क्रैश से एक अनमोल सबक सीखा। पहला रूल कि पैसा नहीं खोना है, द फर्स्ट रूल इज नॉट टू लूज। और दूसरा रूल है कि पहला रूल कभी भी नहीं भूलना है। सुना सुना लग रहा है ना? ये मंगर भाई साहब के लेसन थे एक्चुअली। उनसे गलतियां बाद में भी हुई थी। 2021 में उन्होंने चाइनीज कंपनी अलीबाबा में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अलीबाबा के ऊपर भी हमने एक बिजनेस केस स्टडी बनाया हुआ है, बिजनेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब ये अलीबाबा जो चाइनीज गवर्नमेंट की क्रैकडाउन जब आया था उसके चक्कर में 50% गिर गया था। मंगर ने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना है। लेकिन मंगर भाई साहब की खासियत ये थी कि वो अपनी गलतियों से सीखते थे। वो इन्वर्जन का इस्तेमाल करते थे, यानी मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं कहाँ मरूंगा तो मैं वहाँ कभी भी नहीं चाहूँगा। वो इस रूल को हमेशा फॉलो कर देते हैं। सक्सेस कैसे मिलेगी ये सोचने से पहले वो ये सोचते थे कि फेलियर को मैं कैसे अवॉइड कर सकूँ। वो रिवर्स थिंकिंग करते थे। अपनी वकालत, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप से चार्ली मंगर ने एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल बेस बना लिया था। लेकिन उनकी ज़िंदगी का और इन्वेस्टिंग का दुनिया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आने वाला था, एक डिनर पार्टी में। जी हाँ, खाते पीते एक डिनर पार्टी में, जहाँ किस्मत से दो दोस्तों का मिलन होने वाला था, जिसके चक्कर में वो सबसे बड़ी वेल्थ बिल्डिंग मशीन दोनों मिलकर बनाने वाले थे। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की पार्टनरशिप पे आने वाला हूँ, लेकिन चलिए बताता हूँ आपको क्या हुआ था। सो भाई साहब, साल 1959 ओमाहा नेब्रास्का में एक डिनर पार्टी। दो लोग जो एक ही शहर में पले बड़े हैं, एक ही ग्रोसरी स्टोर में काम भी कर चुके हैं, लेकिन कभी भी मिले नहीं, आज पहली बार मिल रहे थे। एक थे 35 इयर्स के और दूसरे थे 29 इयर्स के। वॉरेन बफेट 35 इयर्स के थे, चार्ली मंगर। और बफेट ने बाद में उस मीटिंग को याद करते हुए ये भी कहा, हम तुरंत दोस्त बन गए। ऐसा लगा जैसे मैं अपने बिछड़े हुए भाई से मिल रहा हूँ। उनका इंटेलेक्चुअल कनेक्शन इंस्टेंट था। देखिए क्या होता है, कभी कभार कुछ कनेक्शन, चाहे दोस्तों का हो चाहे प्यार मोहब्बत का, वो इंस्टेंट हो जाता है। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर, दुनिया को देखने का अलग नज़रिया, सब कुछ कहीं ना कहीं मैच हो रहा था। ऐसा संगम हो गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो अगले 60 ईयर्स तक चलने वाली थी और इन्वेस्टिंग के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हमेशा के लिए चेंज होने वाला था। बफेट भाई साहब उस समय अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम के पक्के चेले थे। ग्राहम जी की फिलॉसफी थी सिगार बट इन्वेस्टिंग, यानी असली मतलब इस तरह की कंपनीज ढूंढना शुरू कर लो जो बहुत बेकार कंपनीज है, को ढूंढो जो बहुत सस्ती में मिल रही हैं, जैसे सड़क पे पड़ी हुई जलती हुई सिगार, और आखिरी टुकड़े तक उसको ढूंढो, उसको उठाओ, एक आखिरी पफ लो, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाओ और फेंक दो। मतलब जो सिगार पड़ा हुआ है, जिसका आखिरी पफ बचा, उसको उठाओ और फेंक दो। बफेट साहब इस स्ट्रैटेजी को छोटे मोटे मुनाफे के साथ देख के कमा रहे थे, लेकिन मंगर साहब ने इसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ देखा। मंगर भाई साहब का मानना यह था कि एक फेयर बिजनेस को वंडरफुल प्राइस पे खरीदने से बेहतर है एक वंडरफुल बिजनेस को फेयर प्राइस पे खरीदना।
यानी सस्ती चीज के पीछे मत भागो, अच्छी चीज के पीछे भागो, भले ही उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम या थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़े। ये मंगर भाई साहब की फिलॉसफी ने ही वॉरेन बफेट सर के दिमाग में एक क्रांति ला दी थी, जिसके चक्कर में आज जो हम बोलते ना कि वॉरेन बफेट क्यों वॉरेन बफेट है, इसलिए वॉरेन बफेट है। चार्ली भाई साहब ने कहीं ना कहीं ये चीज़ जब उनके दिमाग में इनग्रेन करी तो उन्होंने कहा चार्ली ने मेरा फोकस सिगार बट इन्वेस्टिंग से वंडरफुल बिजनेसेस पे शिफ्ट कर दिया। ये उन्हीं का कमाल था, क्योंकि 1965 में मंगर ने बफेट साहब को सलाह दी थी कि वो बर्कशायर हैथवे नाम के एक फेल हो रही टेक्सटाइल मिल को खरीद ले। तो बर्कशायर हैथवे बफेट साहब की कंपनी क्यों बनी? क्योंकि मंगर साहब ने सजेशन दिया था। उसका दाम था $11 मिलियन। उन्होंने उस मर रही कंपनी को एक खाली शेल की तरह इस्तेमाल करा और उससे एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। अब उनका काम था होल्डिंग कंपनी के जरिए वंडरफुल बिजनेसेस को खरीदना। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और पहला टेस्ट फिर आया और वो था सी कैंडीज का एक्विजिशन। 1972 की बात है, जिसमें सी कैंडीज कैलिफोर्निया की एक मशहूर कैंडी कंपनी थी, वो बिक रही थी। बफेट साहब ने पहले तो खरीदने से हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि उसकी कीमत उसके बुक वैल्यू से 3 गुना ज्यादा थी। ये ग्राहम भाई साहब की फिलॉसफी के बिल्कुल खिलाफ थी और बेंजामिन ग्राहम कहीं ना कहीं बफेट साहब के गुरु रह चुके हैं, तो ये गुरु के अगेंस्ट कैसे जाए। लेकिन मंगर साहब ने जिद पकड़ ली। उन्होंने बफेट भाई साहब को समझाया कि बैलेंस शीट में सब कुछ नहीं दिखता है, सीज कैंडी के पास एक ऐसी चीज है जो अनमोल है और वो है उसका ब्रांड, उसकी प्राइसिंग पावर, उसका ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या जिसे मंगर भाई साहब ने नाम दिया मोट का, MOAT। किले के चारों तरफ खाई कहते हैं। देखिए, जो सीज कैंडिडेट था उसको लोग किस प्रकार से देख रहे थे, वो पसंद करते थे, उस पर भरोसा करते थे। मंगर भाई साहब ने कहा कि भाई लोग इसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हमेशा रहेंगे। बफेट साहब मान गए। उन्होंने सीज कैंडीज को $25 मिलियन में खरीद लिया और मंगर भाई साहब सही साबित हुए। सीज कैंडी एक कैश मशीन निकली। उन्होंने हर साल दाम बढ़ाए और लोगों ने खुशी खुशी दिए। उस $25 मिलियन के इन्वेस्टमेंट ने बर्कशायर हैथवे को आज तक $2 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा के दिया है। ये टर्निंग पॉइंट था। अब बर्कशायर हैथवे ने सिगार बट इन्वेस्टिंग छोड़ के क्राउन ज्वेल्स को खरीदना शुरू कर दिया था। किस प्रकार से? उन्होंने, आज आप सभी को पता, उनके पोर्टफोलियो में जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने कोको कोला, गीको, अमेरिकन एक्सप्रेस और हाल फिलहाल में कुछ साल पहले एप्पल, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मंगर भाई साहब की सलाह पर बर्कशायर हैथवे का बुक वैल्यू $19 पर शेयर से, जो कि 1965 था, से बढ़कर ऑलमोस्ट $5 लाख पर शेयर हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। ये 19.8% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है, जो S&P 500 इंडेक्स के 9.9% से डबल है। मंगर भाई साहब 1978 में ऑफिशियली बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन बने फिर, लेकिन उनका रोल सिर्फ वाइस चेयरमैन तक का नहीं था। वो बफेट साहब के लिए एक इंटेलेक्चुअल साउंडिंग बोर्ड थे। वो एक ऐसे फिगर थे वॉरेन बफेट के लिए, जब भी बफेट साहब को कोई भी आइडिया आता था तो वो सबसे पहले चार्ली भाई साहब को फ़ोन लगाते थे, अरे हेलो चार्ली, ये आइडिया है। और चार्ली का काम था उस आइडिया की हर तरह से आलोचना करना, उसमें गलतियां निकालना। अगर कोई आइडिया चार्ली के इस इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस टेस्ट को पास कर जाता था, तभी वॉरेन बफेट सर आगे बढ़ देते थे। आप देखिए, एक पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति दूसरे से सलाह ले रहा है और कहाँ पर कैंसिल करना है, इसके बारे में बात हो रही है। उनके पार्टनरशिप में भी उतार चढ़ाव है। 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश, 1991 का सोलोमन ब्रदर्स स्कैंडल और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2008 लेमन क्राइसिस, अभिषेक कर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हर तूफान में ये दोनों एक साथ खड़े थे। उन्होंने 2008 में गिरते हुए मार्केट में गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी को अपने आप से बचाया, उन्होंने मदद दी। ये थी मंगर और बफेट भाई साहब की जुगलबंदी, एक आर्किटेक्ट और एक कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक बनाई। लेकिन मंगर भाई साहब का योगदान सिर्फ बर्कशायर हैथवे तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया, एक नया मेंटल सॉफ्टवेयर दिया, और उस मेंटल सॉफ्टवेयर को हम डिकोड करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि तब से बोल रहा हूँ। ओके, सो
अब बात करते हैं कि भाई दिमाग का सॉफ्टवेयर, जो अगर चार्ली मंगर एक कंप्यूटर होते ना तो उनका सबसे पावरफुल फीचर उनका हार्डवेयर नहीं होता बट कि उनका यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा मेंटल सॉफ्टवेयर जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाता था, ज़्यादा रेशनल बनाता था और ज़्यादा साफ सोचने में मदद करता था। इस सॉफ्टवेयर को वो कहते थे अ मेंटल मॉडल, अ लटाइस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल। ये मंगर भाई साहब का सबसे बड़ा और सबसे अनमोल कंट्रीब्यूशन है। उनका मानना था कि आप किसी भी समय को अकेले एक ही सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की नज़र से नहीं देख सकते। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं। उनका कहना था कि नहीं देख सकते। अगर आपके हाथ में सिर्फ हथौड़ा है तो आपको हर समय एक कील की तरह नजर आएगी वो। तो द मैन विथ ओनली हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल, इसलिए उन्होंने एक टूल बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने अलग अलग फील्ड्स, कैसे फील्ड्स, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज जिनको हम मॉडल्स कहते हैं को इकट्ठा किया। जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती तो वो उस मॉडल से नहीं बल्कि कई मॉडल्स के कॉम्बिनेशंस देखते और उसके हिसाब से वो चीज़ निकालते। ये उन्हें एक ना 3D व्यू देने के लिए हेल्प करता, जबकि बाकी दुनिया केवल वन डायरेक्शनल देखती थी। तो ये देखो, फिजिक्स के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, सबके हिसाब से देखते थे। चलिए उनके स्टील जो इनका टूल बॉक्स है, इससे कुछ सबसे पावरफुल मेंटल मॉडल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में सिंपल तरीके से। तो पहला वो कहता था इन्वर्जन। ये मंगर साहब का फेवरेट मॉडल है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सक्सेस कैसे हासिल की जाए। मंगर भाई साहब हमेशा कहते थे कि पहले ये सोचो कि मैं फेल कैसे होऊंगा, फेलियर कहाँ कहाँ पर मेरे को आ सकता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास कैसे इतने सारे पैसे आ जाए स्टॉक मार्केट से। हमको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपना पैसे ना गंवाऊं स्टॉक मार्केट में। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर एक अच्छा इन्वेस्टर अगर आपको दिखते हैं और आपको उसको देख के इंस्पिरेशन मिलता है और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो पहले ये सोचो कि एक बुरा इन्वेस्टर क्या क्या गलतियां करता है। वो जल्दबाजी कर लेता है, वो टिप्स पे निवेश करता है दूसरों के टिप्स लेके, वो ओवर डाइवर्सिफाई कर देता है, वो घबरा कर चीज़ों को बेच देता है। बस आपको इन सब चीज़ों से बचना है, सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो ये इनका पहला रूल था। दूसरा रूल जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो होता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बेसिकली हिंदी में बोला तो अपनी औकात पहचानो। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का मॉडल होता है। मंगर भाई साहब कहते हैं आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो। इसका कहना ये होता है कि भैया सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जिस एरिया को आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो, उन्हीं डिसीजंस को लो जो आपके सर्कल के अंदर आती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग आईटी, फार्मा, बैंकिंग, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। मंगर भाई साहब कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है। अपना एक सर्कल चुनो और उसको मास्टर कर लो और उसके मास्टर बन जाओ। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है उन्हें टू हार्ड बास्केट में डालकर भूल जाओ, और जो चीज़ें आपको समझ में आती है उसको इतने अच्छे से निचोड़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो, उसके सारे एस्पेक्ट समझ लो कि भैया वो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आ जाए हो। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो मंगा भाई साहब की साइकोलॉजी थी वो और भी बेहतर थी, क्योंकि वो खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे। उन्होंने 25 ऐसे कॉग्निटिव बायसेस, मतलब सोचने की गलतियां की लिस्ट बनाई थी जो इंटेलिजेंट लोगों को भी बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस बनाने पे मजबूर कर देती। कैसे? जैसे इंसेंटिव कॉस्ट बायस, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। मुझे इंसेंटिव दिखाओ और मैं तुम्हें नतीजा बता दूंगा। लोग वही करते हैं, इसको समझो, लोग वही करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। जैसे इंडिया में हम कितने सारे केसेस देख सकते हैं। सत्यम का केस है, हर्षद मेहता केस है, हमारी पूरी स्कैम प्लेलिस्ट में इतने सारे केसेस बताए गए। तो उसमें क्या हुआ है, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों ने सिर्फ अपना फायदा देखा, भले ही वो सही है या गलत है वो नहीं सोचा। दूसरा हो गया सोशल प्रूफ का बायस, भेड़ चाल। लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। जैसे क्रिप्टोमेनिया में सब लोग अंधाधुंध सिर्फ क्रिप्टो में लगा दे। अरे भाई थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा सीखो, उसके बाद लगाओ ना। फिर कंफर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमने पहले से बनाए हुए हैं धारणाएं या फिर ओपिनियन को हमारे सपोर्ट करते हैं। इन बायसेस को समझकर मंगर भाई साहब अपने आप को इस गलती करने से बचते थे, खासकर जब मार्केट में ग्रीड या फियर का माहौल होता था। क्योंकि देखो, जब ग्रीड का माहौल है तो हर बंदा अपने बायस के हिसाब से XYZ स्टॉक क्यों अच्छा है, क्योंकि उसने लिया हुआ, उसने अपना ओपिनियन बनाया था, इसलिए उसको वो अच्छा ही लगेगा, भले ही वो गलत है बट स्टिल। फिर एक और था प्रभाव।
मंगर भाई साहब ने एक टर्म बनाया था, जो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे वो क्या टर्म था, पहले इसको समझ लीजिए कि सारे मेंटल मॉडल्स का फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और एक ही एक्सट्रीम बॉम्ब फोड़ने वाले रिजल्ट देते हैं। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक डैश इफेक्ट था। क्या इफेक्ट था आप लोग बताएंगे? जहां ग्रीड, लेवरेज, लैक्स ऑफ रेपुटेशन, साइकोलॉजिकल डिनायल था, ये सारी चीजें मिलकर पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे थे। इसको समझने से आप एक्सट्रीम इवेंट्स को पहचान सकते हो। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा चार्ली मंगर भाई साहब का कहना था। संयम और अनुशासन, अमिताभ बच्चन भी कह चुके हैं मोहब्बतें मूवी में। ये मंगर भाई साहब का सबसे बड़ा मंत्र था। द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग बट इन वेटिंग। असली पैसा खरीदने और बेचने में नहीं होता है, इंतजार करने में होता है। उन्होंने सिट ऑन योर एस इन्वेस्टिंग को पॉपुलराइज किया था। एक अच्छी कंपनी खरीदो और फिर उस पर सालों तक, दशकों तक बैठे रहो। ये इंडिया के SIP इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सबक होता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप उसे समय देते हैं। ये मेंटल मॉडल्स मंगर भाई साहब की सीक्रेट सॉस थे। उन्होंने साबित किया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, ये सोच का खेल है, ये थिंकिंग का खेल है, ये माइंडसेट का खेल है। तो सिर्फ ट्रेडिंग माइंडसेट का खेल नहीं होता, ये भी माइंडसेट का खेल होता है। एक रेशनल, पेशेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी सोच का खेल होता है। आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से, मैं अब आपको बताऊंगा कि ये सारे मास्टर पीसेस मेंटल मॉडल्स किस हिसाब से बफेट साहब को भी ऊपर लेके गए और चार्ली मंगर भाई साहब को भी। अगर मेंटल मॉडल्स मंगर भाई साहब के सॉफ्टवेयर थे तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स उनकी मास्टर पीसेस थी। वो रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने उनकी फिलॉसफी को साकार रूप दिया। उनका पोर्टफोलियो उनकी सोच का आईना था, कॉन्सेंट्रेटेड, करेजियस और लॉन्ग टर्म। बर्कशायर हैथवे, जिसको हम कह सकते हैं द ताजमहल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो बर्कशायर हैथवे मंगर भाई साहब का सबसे बड़ा मास्टर पीस था। उन्होंने इसी चीज़ को बफेट भाई साहब के साथ मिलकर एक जीरो से एक ऐसी इमारत बना दी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $800 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया। उनके पास अपनी मौत के वक्त बर्कशायर के 18,000 क्लास A शेयर्स थे, जिसकी कीमत अगर मैं लगाऊं तो करीब करीब $4.6 बिलियन होते हैं। लेकिन उन्होंने इसका एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान कर दिया। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको इनके एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात करूं तो वो 1997 से अपनी मौत तक कॉस्टको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। उनके लिए कॉस्टको सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक आदर्श थी, एक ऐसी बिजनेस मॉडल जहां कंपनी, कस्टमर और एम्प्लॉय तीनों जीते थे। कॉस्टको का मॉडल सिंपल रहता था। कस्टमर से सालाना मेंबरशिप फीस लेते थे, सामान को बल्क में खरीदो और बिल्कुल मिनिमल मार्कअप, लगभग 14 to 15% में बेचो। एंड थर्ड, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स देते रहो जिससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहे। मंगर ने इस मॉडल के कहीं ना कहीं सारे पॉजिटिव्स देख के इस मॉडल को अपना लिया था। वो इस मॉडल के दीवाने थे। उन्होंने कहा कॉस्टको एक ऐसी बिजनेस है जो अपने कस्टमर्स को इतनी वैल्यू देता है कि वो एक रिलीजन जैसा बन चुका है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कॉस्टको का एक भी शेयर नहीं बेचा था, वो होल्ड करके रखते थे। ये उनका वो विश्वास था, ये उस विश्वास का प्रतीक है कि एक अच्छा और एथिकल बिजनेस हमेशा जीता है। फिर उसके बाद मैं इसके बारे में बता दूं आपको, डेली जर्नल कॉर्पोरेशन के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि नाम, एक जो ये कंपनी का आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, एक लीगल कंपनी थी, एक लीगल पब्लिशिंग कंपनी थी। तो चार्ली मंगर एक लीगल पब्लिशिंग कंपनी के भी चेयरमैन थे। ये कंपनी उनके लिए एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करती थी। उन्होंने इस कंपनी के जरिए बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो जैसी वेल रन बैंक्स में कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लिए थे। अगर आप लोग वॉरेन बफेट सर और चार्ली मंगर सर का स्टाइल जानते हैं तो वो पहले कैश रिच कंपनीज लेते थे, कैश जैसे जनरेट होता था उसका ही पैसे से वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेली जर्नल की एनुअल मीटिंग मंगर भाई साहब का दरबार बन चुकी थी। हर साल दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते थे स्टॉक टिप्स के लिए। नहीं, ये स्टॉक टिप्स वाला मजरा सिर्फ हमारे देश में चलता है, बल्कि मंगर भाई साहब के वर्ल्डली विजडम लेने के लिए। BYD की बात कर लूँ यार, BYD अब तो इंडिया में भी आ गया है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे। देखिए, मंगर भाई साहब की दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स में उनका इन्वेस्टमेंट। EV वाला जो हमने वीडियो बनाया था EV सेक्टर के ऊपर अभी 2-3 दिन पहले, उसमें भी कहीं ना कहीं हमने मेंशन किया था इसके बारे में। 2008 में जब EV का नाम भी नहीं हुआ था, तब मंगर भाई साहब ने बफेट को BYD में $230 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया था।
बफेट भाई साहब एज यूजुअल पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन मंगर भाई साहब ने BYD के फाउंडर वैंग में एक जीनियस देख लिया था, और मंगर ने वैंग को थॉमस एडिसन और जैक वेल्च का कॉम्बिनेशन कहा था कि थॉमस एडिसन और जैक वेल्च जो जी के हैं उनको अगर कंबाइन कर दो तो ये BYD होता है। उन्होंने कहा कि ये आदमी एलॉन मस्क से भी बेहतर चीज़ें बनाने में माहिर है। बफेट मान गए और ये बर्कशायर के इतिहास का सबसे सफल इन्वेस्टमेंट रहा, क्योंकि वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स रहा। वो $230 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आज कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो चुका है। ये साबित करता है कि चार्ली मंगर सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को ही नहीं बल्कि ग्लोबल टैलेंट को भी पहचानने की बहुत अच्छी क्षमता रखते थे। मंगर भाई साहब का पोर्टफोलियो हमें सिखाता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ फॉर इडियट्स। वो कहते थे कि डाइवर्सिफिकेशन अनजानेपन से बचने का एक तरीका होता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपको 100-200 स्टॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। 3-4 अच्छे बिजनेसेस पिक करो, उसमें इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म पे पैसा बना सकते हो। ऐसा बफेट साहब का तो नहीं, लेकिन चार्ली मंगर का कहना था। दूसरा, बेट ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। ये तो मैं खुद कहता हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने इंटरव्यूज देखेंगे। अच्छी कंपनी के साथ साथ एक ऑनेस्ट और कैपेबल मैनेजमेंट, मतलब जॉकी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उन्होंने वैंग भाई साहब पे जब बेट किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि BYD पे कर रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे वैंग इंसान पे बेटिंग करी थी। फिर उसके बाद थिंक इन डिकेड्स, उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म थे। वो कंपनी खरीदते थे स्टॉक्स में। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सारे इन्वेस्टमेंट लेसन्स आप लोग भी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन दिल से वो हमेशा से फ़कीर, उम्र से आखिरी पड़ाव तक उन्होंने अपने आप को उसी तरह का, चार्ली मंगर एक इन्वेस्टर से ज़्यादा एक फ़िलासफ़र थे, एक गुरु बन गए थे। वो कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया में जब रहते थे तो इसलिए उनको वहाँ पर बोलने लग गए थे द सेज ऑफ पैसाडीना, उनको कहा जाने लग गया था वो जहाँ पर रहते थे। उनकी ज़िंदगी और उनके विचार नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए गाइडिंग लाइट है। अगर मैं फ्रुगैलिटी की बात करूं तो सिंपल लिविंग आप देखिए, $2.6 बिलियन की नेटवर्थ के बावजूद मंगर भाई साहब ने एक बेहद साधारण ज़िंदगी जी। जिस घर में उन्होंने अपनी मौत के वक्त दम तोड़ा वो उन्होंने 70 साल पहले खरीदा था। एक आम सा साधारण सा घर। वो महंगी गाड़ियाँ या प्राइवेट जेट्स कभी भी नहीं रखते थे। और आज के देखो 1 करोड़ किसी का नहीं बनता है, भाड़े में दुबई में जाके कितनी सारी गाड़ियाँ लेके फिर शो ऑफ कर रहे। उनका मन था कि फैंसी चीज़ें आपको खुशी कभी नहीं दे सकती हैं, दुखी देती है। मेरे जिन दोस्तों ने बड़े बड़े महंगे घर बनाए वो ज़्यादातर कम खुश थे, ज़्यादा नहीं। ये उनकी कंजूसी नहीं थी, ये उनकी रैशनैलिटी थी। वो जानते थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम होता है अपनी आमदनी से कम खर्च करना, स्टेडीली अपने इनकम को बढ़ाते रहना। उन्होंने हमेशा से इस रूल को फॉलो किया। ये संयम, ये फ्रुगैलिटी, ये इंडियन वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहती है। अगर आप लोग अपने माता पिता के पास जाएंगे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से हैं, तो वहाँ पर अक्सर आपके माँ बाप ने ये वाली चीज़ कही थी। फिलंथ्रॉफी की भी अगर मैं इनकी बात करता तो भैया वो कहीं ना कहीं अपने विजडम को भी गिव बैक करते थे और पैसों को भी किया। मंगर भाई साहब एक बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में $500 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी दान किया था, लेकिन उनका दान करने का तरीका काफ़ी अलग था। वो अपना नाम छपवाने के लिए दान नहीं करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ को ढेर सारा पैसा दिया, खासकर स्टूडेंट्स हाउसिंग के लिए, जो डॉर्म्स बनते हैं ना, बनाने के लिए। उनका मानना था एक अच्छा रहन सहन का माहौल स्टूडेंट्स का बिहेवियर को और सुधारता है। अगर वो अच्छी जगह पे रह के पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और अच्छा चीज़ें सीख सकते हैं और अच्छे लेसन्स दे सकते हैं। उनकी सोच अजीम प्रेमजी और रतन टाटा जी जैसी थी। आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए वो सोचते थे, और कहीं ना कहीं चार्ली मंगर जी इस तरह की लेगेसी छोड़ के गया था। चार्ली मंगर जी ने 28 नवंबर 2023 को 99 ईयर्स की उम्र में कहीं ना कहीं हमसे अलविदा कह दिया, इस दुनिया को छोड़ दिया। वो अपने 100th बर्थडे से सिर्फ 33 डेज दूर थे। उनकी मौत पे वॉरेन बफेट सर ने कहा था, बर्कशायर हैथवे चार्ली के इंस्पिरेशन, विजडम और पार्टिसिपेशन के बिना इस मुकाम तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। मंगा भाई साहब अपने पीछे सिर्फ $2.6 बिलियन की संपत्ति नहीं बल्कि विजडम का एक अनंत खजाना छोड़ गए। उनकी किताब पुअर चार्लीज एल्मेनैक आज भी दुनिया में लाखों लोगों को विजडम देती है। करोड़ों लोग उसको पढ़ते होंगे, कोट सोशल मीडिया पे हर जगह चलते रहते हैं।
सो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कहानी थी चार्ली मंगर भाई साहब की। मैंने उनके ग्रेट लेसन्स, क्या सारी चीज़ें आपने सीखी, किस प्रकार से अगर आप हिम्मत रखते हैं ज़िंदगी आपको गिराएगी, बार बार गिराएगी, लेकिन आप चार्ली मंगर जी की तरह वापस उठ सकते हैं। सेल्फ पिटी आपको नहीं करना चाहिए, सेल्फ पिटी को रिजेक्ट आपको करना पड़ेगा, और मुश्किल भले ही लाख आए, आप किस प्रकार से उससे उभर के आगे जा सकते हैं। ज्ञान हमेशा सीखते रहना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी आपका अप्रोच होना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो टू द बेड स्मार्टर देन व्हेन यू वोक अप। मंगर भाई साहब 99 की उम्र तक एक स्टूडेंट थे, अपने दिमाग को अलग अलग आइडिया से भरते थे, और आज हम सीखना छोड़ के, समझना छोड़ के हम लगे हैं या तो पॉलिटिक्स में, तू ता मैं, किसी की टांग खींचने में, ट्रोलिंग में। कहीं सीखने पे ध्यान दीजिए, कुछ भी सीखने वाला लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।